गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे वर्क डन टू रोटेट द इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई डायपोल रोटेट करता है तो वर्क डन कितना होगा, ये निकालना चाहते हैं बच्चों। ठीक है, तो ये आपको दिखाया गया बच्चों, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाया गया है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाया गया है जिसका मैग्नीट्यूड ई माने हैं। ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या माने हैं, ई। और इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डायपोल रखा गया है जो पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर क्या है, नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो उस समय बच्चों इलेक्ट्रिक डायपोल पर जो टॉर्क लगते रहेगा वो पी साइन थीटा लगेगा बच्चों। ठीक है ना, पी साइन थीटा लगेगा जब थीटा एंगल बना रहा होगा इलेक्ट्रिक डायपोल। अब कहानी समझिए थोड़ा सा, ठीक है ना। तो जब थीटा होगा, ठीक है, थीटा एंगल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों आपको क्या है ना, इधर घुमाने की कोशिश करेगा, इधर घुमाने की कोशिश करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि फोर्स इधर लग रहा है, इधर घुमाने की कोशिश करेगा। लेकिन आपने इसको एक्सटर्नल एजेंट कोई बच्चों क्या है, थीटा एंगल पकड़ के ले गया है। ठीक है ना, ऐसा आप समझिए। तो अगर एक्सटर्नल होगा तो उतना ही टॉर्क आपका क्या होगा, एक्सटर्नल भी लगा रहा होगा बच्चों। जितना फील्ड टॉर्क लगा रहा होगा उतना ही एक्सटर्नल एजेंट जो होगा वो टॉर्क लगा रहा होगा बच्चों। ठीक है, तो एक्सटर्नल एजेंट उस समय भी टॉर्क कितना लगा रहा होगा, पी साइन थीटा लगा रहा होगा। ठीक है, अब देखिए बच्चों, ये क्या है, जब थीटा एंगल बनाती है इसको थोड़ा सा और स्मॉल एंगल रोटेट करवाइए, स्मॉल एंगल रोटेट करवाइए। थीटा तो क्या होता है, डी थीटा हम लोग बात करते हैं ना, थीटा तो क्या हो गया, डी थीटा। तो यही कह रहा है कि वर्क डन टू रोटेट द डायपोल बाय एंगल डी थीटा, मतलब एक्सटर्नल एजेंट जो है बच्चों, ये थीटा पहले से एंगल बना रहा था, इसको डी थीटा और इसको क्या कर रहा है, रोटेट करा रहा है इसी डायरेक्शन में। जिधर इसका एक्सटर्नल एजेंट का टॉर्क है उसी डायरेक्शन में आपका क्या है, डी थीटा का भी डायरेक्शन हो गया बच्चों। ठीक है ना, क्योंकि इधर ही आपका क्या कर रहे हैं, रोटेट करा रहे हैं। तो आपका जो होगा डी थीटा को रोटेट कराने में स्मॉल जो वर्क डन करना पड़ेगा बच्चों, स्मॉल वर्क डन करना पड़ेगा, वो लिखा जाएगा टाउ इंटू डी थीटा लिखा जाएगा। ठीक है ना, तो ये टॉर्क जो हो गया बच्चों किसके वजह से हम लोग मार रहे हैं अभी, ठीक है ना, एक्सटर्नल एजेंट की वजह से मार रहे हैं। उस समय फील्ड भी इतना ही लगाएगा, लेकिन हम लोग एक्सटर्नल एजेंट की बात कर रहे हैं बच्चों। ठीक है, तो एक्सटर्नल एजेंट टॉर्क कितना लगा रहा है, पी साइन थीटा लगा रहा है, और स्मॉल डी थीटा और इसी डायरेक्शन रोटेट करवाएगा तो टॉर्क कितना हो जाएगा, टाउ इंटू डी थीटा वर्क डन हो जाएगा बच्चों, जिसको डी डब्ल्यू हम नाम दिए हैं। ठीक है, और टॉर्क का वैल्यू यहाँ पुट कर दिए तो पी साइन थीटा हो जाएगा। तो स्मॉल थीटा बच्चों, स्मॉल थीटा इसको रोटेट कराने में इतना वर्क डन करना पड़ेगा एक्सटर्नल एजेंट को, एक्सटर्नल फोर्स कह सकते एक्सटर्नल एजेंट को। ठीक है बच्चों। और अगर इफ डायपोल रोटेट द डायपोल फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2, ठीक है ना, अगर इसी डायपोल को बच्चों थीटा 1 से थीटा 2 रोटेट करवाया, थीटा 1 से थीटा 2, ठीक है, लिमिट कर रहा हूँ मैं, थीटा 1 से थीटा 2, तो वर्क डन जो हो जाएगा डब्ल्यू इज इक्वल टू पी साइन थीटा डी थीटा को थीटा 1 से क्या कर लीजिए, थीटा 2 इंटीग्रेशन कर लीजिए, तो आपका मिल जाएगा वर्क डन बच्चों मिल जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, थीटा 1 से क्या कर लेंगे, थीटा 2 रोटेट कर लेंगे। अब इसको आगे बच्चों हम लोग सोल्व करेंगे। तो देखिए, तो ये हो जाएगा पी और साइन थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा बच्चों माइनस कोस थीटा, और थीटा 1 से थीटा 2 इसको इंटीग्रेशन करना, तो वर्क डन आपका हो गया बच्चों डब्ल्यू थीटा 1 से थीटा 2, तो माइनस कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। किसके वजह से हुआ बच्चों, बताओ किसके वजह से हुआ ये आपका हुआ एक्सटर्नल फोर्स कह सकते हो, एक्सटर्नल एजेंट की वजह से, एक्सटर्नल एजेंट की वजह से। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन में नहीं कुछ बोला गया है तो आप एक्सटर्नल एजेंट ही समझेंगे, एक्सटर्नल फोर्स की वजह कहो या फिर एक्सटर्नल एजेंट की वजह से ही आपको वर्क डन निकालना है। अगर आपको कहा जाए कि थीटा 1 से थीटा 2 अगर डायपोल को रोटेट कराया गया है तो वर्क डन कितना करना होगा, तो आप इसी फार्मूला का यूज करेंगे। जब तक ये नहीं मेंशन किया है कि फील्ड फोर्स की वजह से आपको बताना है, ठीक है ना, तो एक्सटर्नल एजेंट की वजह से जो वर्क डन होगा वही आपका होगा बच्चों। तो ये फार्मूला हो गया आपका वर्क डन का। ठीक है ना, थीटा 1 से थीटा 2 अगर रोटेट कराएंगे तो माइनस पी कॉस थीटा 2 माइनस क्या हो जाएगा, कॉस थीटा 1 हो जाएगा बच्चों। और यही कहता अगर फील्ड फोर्स की वजह से चाहिए तो फिर इसमें क्या कर लेते, माइनस लगा लेते। ठीक है, इसमें माइनस लगा लेते तो आपका क्या होता है, फील्ड फोर्स की वजह से आपका वर्क डन निकल जाता है। ठीक है ना, लेकिन थीटा 1 से थीटा 2 रोटेट करवाया गया, कौन, एक्सटर्नल एजेंट रोटेट कराया है, तो उसके वजह से वर्क डन हुआ बच्चों। ठीक है,
अब यहाँ पर कह रहा है कि इफ़ थीटा 1 इज इक्वल टू 0 डिग्री, मतलब थीटा 1 इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या है कि डायपोल जो है ना वो आपको ऐसे रखा हुआ था, माइनस क्यू और प्लस क्यू ऐसे। तो इनिशियल आपका डायपोल जो है ना वो कितना एंगल बना रहा था इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, 0 डिग्री, और कहाँ तक इसको रोटेट करवाना है, थीटा तक रोटेट करवाना है, ऐसा कर रहा है। तो इसलिए कह रहा है यहाँ पर क्या है कि थीटा 1 इज इक्वल टू 0 डिग्री और थीटा 2 इज इक्वल टू थीटा। तो उस केस में बर्डन आपको बच्चों कितना हो जाए, डब्ल्यू इज इक्वल टू पी 1 माइनस कॉस थीटा। इसको याद रखेंगे, न्यूमेरिकल में कभी कभी जरूरत पड़ता है। और अगर हम लोग बात कर ले थीटा 1 का वैल्यू 90 डिग्री रखें, थीटा 1 ही आपको 90 डिग्री रखा हो बच्चों, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको ऐसा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, और थीटा 1 आपका ऐसा हो गया, डायपोल ऐसा रखेंगे माइनस क्यू और प्लस क्यू। तो जब यहाँ पर रखेंगे थीटा 1 90 डिग्री, थीटा 2 थीटा, कुछ भी थीटा रख लीजिए, मतलब यहाँ पर शुरू में आपका यहाँ पर था, और थीटा कुछ मान लीजिए, इधर भी मान सकते हैं आप, इधर भी मान सकते हैं, ठीक है ना, यहाँ से। तो उस केस में वर्क डन जो है ना बच्चों क्या हो जाएगा, वर्क डन जिसको हम लोग पोटेंशियल एनर्जी ही बोलेंगे बच्चों, यानी थीटा 1 अगर 90 डिग्री हो जाएगा, थीटा 1 90 डिग्री हो जाएगा और थीटा 2 कुछ भी थीटा हो सकता है, तो वो वर्क डन आप पोटेंशियल एनर्जी भी कहलाएगा बच्चों, वही वर्क डन आपको पोटेंशियल एनर्जी भी कहलाता है। क्यों कहलाता है आगे मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। यानी एंगल थीटा 1 जो है 90 से अगर थीटा तक रोटेट कराएंगे तो वही वर्क डन आपका पोटेंशियल एनर्जी भी कहला जाएगा, ठीक है। तो क्यों कहलाएगा वो आगे आपको समझाते हैं। तो माइनस पी कॉस थीटा माइनस कॉस 90 इसका वैल्यू पुट कर दे रहे हैं बच्चों इसमें, ठीक है ना। तो जब इसको सोल्व करेंगे बच्चों, ठीक है ना, तो आपको मिल जाएगा पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला माइनस पी डॉट ई हो जाएगा बच्चों, माइनस पी डॉट ई हो गया, ठीक है। तो ये बच्चों वर्क डन ही यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कहलाया जब एंगल थीटा 1 इज इक्वल टू 90 से थीटा तक आप रोटेट करेंगे डायपोल को, तो वर्क डन ही आपका क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी होगा। नहीं तो वो क्या कहलाएगा, दूसरा अगर एंगल होगा तो वो वर्क डन कहलाएगा। लेकिन अगर थीटा 1 90 डिग्री होगा और थीटा 2 थीटा हो, कुछ भी एंगल हो सकता है, उस केस में वर्क डन जो होता है वो पोटेंशियल एनर्जी हो जाता है बच्चों। तो क्यों होता है अभी समझ में आएगा आपको, देखिए। तो आइए बच्चों ये समझते हैं हम लोग, ठीक है, कि थीटा 1 90 डिग्री और थीटा 2 अगर थीटा होता है तो जो वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी कहलाता है, क्यों। तो चलिए इस चीज़ को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं हम लोग, ठीक है ना। देखो बच्चों यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है कौन प्रोड्यूस करता है, एक चार्ज शीट प्रोड्यूस करता है, एक चार्ज शीट हम लोग को प्रोड्यूस करता है बच्चों, ठीक है ना, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर डायपोल को हम लोग यहाँ पर ऐसे रख देंगे माइनस क्यू और प्लस क्यू, तो इस पोजीशन में डायपोल के पास पोटेंशियल एनर्जी जो होगा वो 0 होगा। अब क्यों होगा 0 वो हम लोग बात करना चाहते हैं, ठीक है। इस पोजीशन में डायपोल के पास पोटेंशियल एनर्जी 0 होगा। अब देखो बच्चों क्या है ना, अगर एक क्यू पॉजिटिव चार्ज जो है इसको इन्फिनिटी से अगर लाए होंगे, इन्फिनिटी से लाए होंगे तो कुछ वर्क डन करना पड़ा होगा बच्चों, क्या करना पड़ा होगा, कुछ वर्क डन, उसको मान लिए W। और माइनस क्यू चार्ज को भी इन्फिनिटी से लाए होंगे तो कुछ वर्क डन करना होगा, तो वो हो जाएगा माइनस W हो जाएगा बच्चों, ठीक है। क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज था, नेगेटिव चार्ज था, तो सेम अमाउंट में बर्डन करना पड़ेगा, लेकिन एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, जब दोनों को सम करेंगे तो बर्डन हो गया 0। तो इसका मतलब हम ये कहेंगे कि ये डायपोल को, ठीक है, इस डायपोल को इन्फिनिटी से लाने में कोई वर्क नहीं करना पड़ा। जब कोई वर्क नहीं करना पड़ा तो हम लोग कहेंगे कि इसके पास कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। तो हम लोग इसीलिए कहते हैं कि इस पोजीशन में पोटेंशियल एनर्जी जो होता है आपका क्या होता है, 0। और जिस पोजीशन में यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी 0 होगा बच्चों, उसको हम लोग अब रेफरेंस मान लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ का पोटेंशियल एनर्जी 0 है। और दूसरे जगह निकालेंगे तो आपका क्या है कहला जाएगा, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगा बच्चों, ठीक है ना। इसीलिए हम लोग थीटा 1 को 90 डिग्री रखते हैं। देखो यहाँ पर थीटा जो है यहाँ 90 डिग्री है, तो थीटा 1 को 90 डिग्री और थीटा 2 को थीटा रखते हैं। तो अब तब जो पोटेंशियल मिलता है बच्चों, ठीक है, तब जो पोटेंशियल मिलता है वो एब्सोल्यूट पोटेंशियल कहलाता है जब थीटा एंगल बन रहा होगा, ठीक है ना। यही इसके पीछे रीजन था बच्चों, इसीलिए हम लोग थीटा 1 इक्वल टू 90 से थीटा इक्वल टू थीटा तक हम इंटीग्रेट करते हैं, तो वर्क डन जो होता है वो पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है, ठीक है बच्चों। चलिए आगे देखिए। अब बच्चों स्टोर पोटेंशियल एनर्जी आप चाहें तो अलग से भी आप क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं कि अगर कोई डायपोल में
नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई अगर कोई डायपोल होगा तो उसके पास स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी होगा बच्चों। ठीक है, तो पीछे जो बताया आप उससे भी आप पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला निकाल सकते हैं, और नहीं तो इस मेथड का भी यूज कर सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए। तो आइए इस मेथड को भी समझने की कोशिश करते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालेंगे। ठीक है ना, पीछे हम लोग वर्डन का निकाल कर उसमें θ1 = 90 से θ पुट कर देंगे, तो वो आपका पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगा बच्चों, जो पीछे बताए हैं। और अगर दूसरे मेथड की बात करें तो उसको भी अगर हम लोग यहाँ पर आकर समझने की कोशिश करते हैं तो देखिए क्या है उसमें। तो देखो बच्चों, ये एंगल थीटा बना रहा है। ठीक है, ये डायपोल जो है एंगल कितना बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है बच्चों। ठीक है, तो हम लोग कहेंगे कि इस पोजीशन में इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है, उस पोटेंशियल एनर्जी को निकालते हैं। तो चलिए देखते हैं, किसी एंगल थीटा एंगल बनते रहेगा बच्चों, तो टॉर्क तो इतना लगेगा ही लगेगा। ठीक है, ठीक है, टॉर्क कितना लगेगा बच्चों। अब ये टॉर्क कौन लगाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लगाएगा, एक्सटर्नल एजेंट इधर लगाएगा। ठीक है, लेकिन अब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से बात करना चाहते हैं बच्चों। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से चाह रहे हैं, वर्क डन। तो देखो थीटा ही है तो डी थीटा तो आपका इधर होगा बच्चों। ठीक है ना, और टॉर्क वर्क डन निकालना चाहते हैं किस टॉर्क की वजह से, फील्ड की वजह से। तो फिर टॉर्क आपका इधर हो जाएगा और थीटा इधर होगा, तो वर्क डन लिखते समय माइनस लिखेंगे बच्चों। तो यही लिखा हुआ है, द वर्क डन टू रोटेट द डायपोल डी थीटा बाय इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से डी थीटा अगर रोटेट होता है तो उसके इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से बर्डन क्या होगा, थीटा तो बच्चों इधर होगा डी थीटा, लेकिन जब ऐसा रोटेट करता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से बर्डन कितना हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा dW = माइनस टाउ डी थीटा, और इसमें माइनस लगा देंगे तो माइनस पी साइन थीटा डी थीटा हो जाएगा बच्चों। और हम लोग डिफिनेशन पढ़े बच्चों पोटेंशियल एनर्जी का। ठीक है ना, कि अगर आप फील्ड फोर्स की वजह से पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं तो निगेटिव वर्क डन बाय द क्या होता है, फील्ड फोर्स होता है। ठीक है ना, तो अगर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी अगर बात करेंगे तो जो वर्क डन निकालेंगे फील्ड की वजह से उसमें माइनस लगा देना है, तो वो आपका चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकल जाएगा बच्चों। ठीक है, तो यही बात यहाँ पर लिखा हुआ। ठीक है ना, यही बात यहाँ पर लिखा हुआ, चेंज पोटेंशियल एनर्जी = माइनस डी डब्ल्यू, और ये माइनस साइन है और ये माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा पी साइन थीटा हो जाएगा बच्चों। ठीक है ना, और वही बातें फिर है कि अगर डायपोल को 90 से थीटा आपको रोटेट कराना होगा, अभी बताया कि क्यों 90 से थीटा होता है सो, तो 90 से थीटा रोटेट कराने में जो वर्क डन करना पड़ेगा वही आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी होगा, या फिर यहाँ पर आप लिमिट पुट कर दीजिए यहाँ पर कि थीटा 90 डिग्री से थीटा पुट करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगा बच्चों। ठीक है ना, तो ये लिखा हुआ है यू थीटा माइनस यू 90 डिग्री से थीटा तक इसको इंटीग्रेशन कर लेंगे बच्चों, तो हम लोग को मिल जाएगा पोटेंशियल एनर्जी। तो देखिए आगे कैसे करेंगे इसको। देखो तो यू थीटा = यू मान लिया, और यू 90 पर तो 0 होगा ही होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी = हो जाएगा पी माइनस कॉस थीटा। आप इसको लिमिट पुट कर लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा U = माइनस पी डॉट ई। तो आप ऐसे भी पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं बच्चों। अगर आपको एग्जाम में सिर्फ कहता पोटेंशियल एनर्जी निकालिए तो आपको इस मेथड को भी यूज कर सकते हैं, नहीं तो पीछे जो आपको मेथड बताया उसको भी यूज कर सकते हैं, दोनों में से किसी को भी आप यूज कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, अब लिखा हुआ देखो, इफ डायपोल रोटेट θ1 to θ2 तो वर्क डन कितना हो जाएगा बच्चों। तो एक्सटर्नल फोर्स की वजह से हम लोग पढ़े हैं, आप पढ़े होंगे, एक्सटर्नल फोर्स की वजह से 1 से 2 अगर कोई चार्ज को मूव करवाते हैं तो होता है पोटेंशियल एनर्जी 2 माइनस पोटेंशियल एनर्जी 1। ठीक है, किसकी वजह से, एक्सटर्नल फोर्स की वजह से। तो यहाँ पर θ1 से θ2 रोटेट करवा रहे हैं बच्चों, तो θ2 जब पोजीशन रहेगा तब पोटेंशियल एनर्जी लिख लीजिए, अब माइनस θ1 पोटेंशियल पोजीशन रहेगा तब पोटेंशियल एनर्जी लिख लीजिए। ठीक है, समझ में आया ना। तो यही लिखा हुआ है W अगर वर्क डन है। ठीक है, वर्क डन निकालना चाहते हैं जब डायपोल को θ1 से θ2 रोटेट कराया गया होगा, तो θ2 में जो पोजीशन पर जो पोटेंशियल एनर्जी होगा माइनस θ1 पर जो पोटेंशियल एनर्जी होगा उसको माइनस कर दी, तो एक्सटर्नल फोर्स की वजह से निकलेगा बच्चों, एक्सटर्नल फोर्स की वजह से या फिर एक्सटर्नल एजेंट की वजह से निकलेगा। और जब इसको आप सोल्व करेंगे, इसको जब आप सोल्व करेंगे बच्चों, ठीक है, तो आपको इतना मिल जाएगा θ1 से θ2 तो P cos θ1 माइनस cos θ2 किसकी वजह से निकला, ये
फील्ड फोर्स एक्सटर्नल फोर्स की वजह से, और जब फील्ड फोर्स की वजह से चाहिए तो इसमें माइनस लगा लीजिए, इसमें क्या लगा लीजिए माइनस, तो फील्ड फोर्स की वजह से आपको ऐसा मिल जाएगा बच्चों। तो इस पर 12th बोर्ड में न्यूमेरिकल्स आता है बच्चों, ठीक है, इस पर न्यूमेरिकल 12th बोर्ड में जनरली आता है, कभी कभी आपको जेई में नीट में भी क्वेश्चन मिल जाएगा बच्चों। तो हम लोग देखेंगे क्वेश्चन आगे, पहले थ्योरी को अच्छा समझ के रखिए, ठीक है बच्चों। चलिए आगे देखिए। तो अब हम लोग बच्चों क्या है ना इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब ये हम लोग क्या पढ़ेंगे, इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे। तो इक्विलिब्रियम ऑफ डायपोल, ठीक है ना। दो टाइप का इक्विलिब्रियम हम लोग पहले से पढ़ते हुए आए हैं बच्चों। स्टेबल इक्विलिब्रियम एक होता है और दूसरा क्या होता है, अनस्टेबल होता है। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होता था आपको पता होना चाहिए। स्टेबल इक्विलिब्रियम में बोलते थे कि कोई भी ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दो अपने स्टेबल पोजीशन से, इक्विलिब्रियम पोजीशन से स्मॉल डिस्टेंस उसको डिस्प्लेस कर दीजिए, और डिस्प्लेस करने के बाद छोड़ दीजिए। उसके बाद देखेंगे कि लास्टली अगर उसी पोजीशन पर आता है तो ऐसे इक्विलिब्रियम को हम लोग बोलते थे स्टेबल इक्विलिब्रियम। और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बोलते थे क्या ना कि अगर उस बॉडी को डिस्प्लेस कर दीजिए और डिस्प्लेस करने के बाद छोड़ दीजिए तो फिर इनिशियल पोजीशन पर नहीं आता है, तो ऐसे इक्विलिब्रियम को हम लोग बोलते थे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो उसी के कॉन्सेप्ट से बच्चों यहाँ पर भी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखिए क्या है सो, जैसे मान लीजिए डायपोल है, इधर निगेटिव चार्ज इधर पॉजिटिव चार्ज, इसको डिस्प्लेस कीजिए स्मॉल एंगल थीटा। तो जब इसको डिस्प्लेस करेंगे बच्चों, ये तो इक्विलिब्रियम था क्योंकि इस पोजीशन पर नेट फोर्स भी जीरो होगा और नेट टॉर्क भी जीरो होगा बच्चों। पहले देख लो इस पोजीशन पर, क्योंकि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इधर हो जाएगा, फोर्स लगाएगा, इधर फोर्स लगाएगा, तो इक्वल और अपोजिट है तो नेट फोर्स जीरो हो जाएगा, और यहाँ पर नेट टॉर्क भी आपका क्या है जीरो होगा, क्योंकि रोटेशन का कोई कंसेप्ट यहाँ पर नहीं आ रहा है। तो इस पोजीशन में डायपोल का नेट फोर्स जीरो है, नेट टॉर्क जीरो है, तो हर हाल में ये पोजीशन जो इक्विलिब्रियम ही कहलाएगा। अब हम लोग करें कि ये इक्विलिब्रियम को चेक करना है कि स्टेबल है कि अनस्टेबल है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे ना, इसके पोजीशन से थोड़ा सा इसको डिस्प्लेस कर दिए, इसको पकड़ के डायपोल को ऐसे कर दिए, तो ये माइनस क्यू और ये क्या हो जाए प्लस क्यू। अब इसको छोड़ देंगे, तो जब छोड़ देंगे बच्चों तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर फोर्स लगाएगा, इसको इधर फोर्स लगाएगा, तो फिर इसी पोजीशन पर इसको ले आएगा, ठीक है ना। क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो बच्चों है ना इसको इसी पोजीशन पर क्या करेगा, सीधा कर देगा। तो सीधा कर देगा नहीं, ये इनिशियल पोजीशन पर आ जाएगा। इसका मतलब ये जो एग्जांपल है बच्चों, किसका एग्जांपल है, स्टेबल इक्विलिब्रियम का एग्जांपल है। और स्टेबल इक्विलिब्रियम पर पोटेंशियल एनर्जी भी बच्चों आपका क्या होता है, मिनिमम होता है, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, सो देखिए तो अगर पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर निकालते हैं तो U= माइनस पी डॉट ई पढ़े अभी, ठीक है ना। और इस पोजीशन में P और E के बीच का एंगल कितना होगा, P भी इधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है, तो एंगल कितना होगा जीरो। जब पुट करेंगे तो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा -P हो जाएगा बच्चों, -P। और ये मिनिमम होगा, अभी समझ में भी आएगा। तो यह भी इतना याद रखिए कि U= -P हो गया। अब बच्चों ये जो पोजीशन है डायपोल का, ये आपका क्या कहलाएगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्यों कहलाएगा ध्यान देंगे, ये माइनस क्यू है प्लस क्यू है, यानी एंगल कितना रख दिया 180 डिग्री। इसमें माइनस क्यू इधर था प्लस क्यू इधर था, लेकिन इसमें माइनस क्यू इधर रख दिया प्लस क्यू इधर रख दिए, तो थीटा कितना हो जाएगा ना 180 डिग्री हो जाएगा बच्चों, क्योंकि पी का डायरेक्शन इधर हो जाएगा, ई का डायरेक्शन आपका इधर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, सो इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपका इधर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो इस पर फोर्स इधर लगेगा बच्चों, और इस पर इधर फोर्स लगेगा, तो नेट फोर्स यहाँ पर भी अभी भी क्या है, जीरो है। तो नेट फोर्स तो जीरो हो गया और नेट टॉर्क भी जीरो यहाँ पर है। तो ये तो इक्विलिब्रियम है ही। अब इसको क्या करो, थोड़ा सा इसको डिस्प्लेस करो बच्चों। चलो इसको डिस्प्लेस करते हैं। तो डिस्प्लेस करेंगे तो माइनस क्यू इधर आ जाएगा, प्लस क्यू इधर आ जाएगा। तो माइनस क्यू पर इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स जो अब इधर फोर्स लगा देगा, क्या लगा देगा, इधर फोर्स लगा देगा और इधर फोर्स लगा देगा। तो ऐसा करने से ये जो डायपोल है बच्चों ऐसे नहीं रहेगा, ये डायपोल इधर नहीं आएगा, किधर घूम जाएगा, इधर घूम जाएगा। ऐसे पोजीशन को ही बदल देगा और ये पोजीशन आपका कैसा हो जाएगा, ये जो पोजीशन हो जाएगा बच्चों आपको इधर माइनस की हो जाएगा और प्लस की हो जाएगा। तो ये इनिशियल पोजीशन पर नहीं आएगा। अगर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट इसको किए हैं तो इनिशियल पोजीशन पर ये नहीं आएगा। जब इनिशियल पोजीशन पर नहीं आएगा तो हम लोग कहें कि ये डायपोल का जो पोजीशन था वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पर था, ठीक है ना। कैसे इक्विलिब्रियम था इसका, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम था, ठीक है बच्चों। तो ये जो पोजीशन डायपोल का हो गया अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का, और एंगल कितना बना रहा है 180 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे तो U=P आ जाएगा पॉजिटिव साइन के साथ, और यहाँ पर U=-P आएगा नेगेटिव साइन के साथ ही आएगा।
तो ये मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी हो गया और ये मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी हो गया। और मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी पर हम जानते हैं कि स्टेबल इक्विलिब्रियम है, तो एनर्जी के कंसेप्ट से भी हम लोग बोल सकते हैं कि स्टेबल इक्विलिब्रियम है और ये क्या है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। नहीं तो इस पोजीशन को डिस्प्लेस किए और डिस्प्लेस करने के बाद अगर उसी पोजीशन पर आता है तो उसको स्टेबल बोलते हैं, और अगर दूसरे पोजीशन पर चला जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बोलते हैं बच्चों। तो यही था आपको बच्चों इक्विलिब्रियम ऑफ डायपोल, और यहीं पर बच्चों आपका क्या है ना, फर्स्ट चैप्टर भी आपका ख़त्म होता है। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल पूरी तरीक़ा से आपका बच्चों ख़त्म हो गया। ठीक है, जो आपको शुरू में ही आपको 3 चैप्टर बोले थे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग 3 चैप्टर पढ़ेंगे, तो फर्स्ट चैप्टर अभी ख़त्म हुआ बच्चों। ठीक है, तो इतनी डिटेल में आपको पढ़ाया गया बच्चों कंपटीशन के व्यू से। ठीक है ना, अगर आप बोर्ड के व्यू से पढ़ना चाहते हैं तो इसमें जो आपको सिलेबस में बोर्ड के लिए बच्चों आपको बताए थे भी, ठीक है ना, उसको देखकर आप इस टॉपिक को आप स्टडी कर लेंगे। ठीक है ना, लेकिन ये पूरी आपका जो लेक्चर था वो कंपटीशन के व्यू से आपको पढ़ाया जा रहा था बच्चों। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे गॉस लॉ पढ़ेंगे बच्चों। क्या पढ़ेंगे, गॉस लॉ पढ़ेंगे, और गॉस लॉ और फर्स्ट चैप्टर को मिलाकर फिर हम लोग क्या करेंगे, न्यूमेरिकल का सीरीज करेंगे बच्चों, जिसमें अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स का आपका क्या होगा, कलेक्शन मिलेगा। ठीक है ना, उतना कर लेंगे बच्चों तो आपसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, उसके बाद इतना कर लेने के बाद बच्चों हम लोग कैपेसिटर पढ़ेंगे। ठीक है।